गुड मॉर्निंग 10th हिंदी मीडियम के स्टूडेंट। आज हम सामाजिक विज्ञान में भूगोल में पाठ 2 वन और वन्य जीव संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले वाली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि वन हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और कौन कौन सी प्रजातियां लुप्त हो चुकी हैं। इसके अलावा हमने वन संरक्षण के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कि भारत में वन और वन्य जीवन का संरक्षण किस प्रकार से संभव है। तो वनों और वन्य जीवन का विनाश मात्र जीव विज्ञान का ही विषय नहीं है, अपितु जैव संसाधनों का विनाश सांस्कृतिक विविधता के विनाश से जुड़ा हुआ है। जैव विनाश के कारण कई मूल जातियां और वनों पर आधारित समुदाय निर्धन होते जा रहे हैं। बहुत से ऐसी जातियां हैं जो पूरी तरह से किस पर आश्रित है, वनों पर आश्रित है, और ये जातियां, ये समुदाय वनों पर आधारित हो रहे हैं। और वन जब विनाश की कगार पर है, यानी वन नष्ट होते जा रहे हैं, तो ये समुदाय निर्धनता की ओर बढ़ते जा रहे हैं, आर्थिक रूप से हाशिए पर पहुंच गए हैं। अब यह समुदाय खाने पीने, औषधि, संस्कृति, अध्यात्म इत्यादि के लिए वनों और वन्य जीवों पर ही निर्भर है। कुछ समुदाय ऐसे हैं जो शुरू से ही, अतीत से ही, मतलब शुरुआत से, प्राचीन काल से ही वो पूरी तरह से कहाँ रहते आ रहे हैं, वनों में रह रहे हैं। वन ही उनका निवास स्थान है। खाने पीने, औषधि, संस्कृति उनकी सब कहाँ पर निर्भर करती है, उन्हीं वनों पर निर्भर करती है। गरीब वर्ग में भी महिलाएं पुरुषों की तुलना में अधिक प्रभावित हैं। कई समाजों में खाना, चारा, जल और अन्य आवश्यकता की वस्तुओं को इकट्ठा करने की मुख्य जिम्मेदारी किसकी है? महिलाओं की ही होती है। जैसे ही इन जिम्मेदारियों में संसाधनों की कमी होती जा रही है, तो महिलाओं पर कार्य का भार क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है। कई बार तो उनको संसाधन इकट्ठा करने के लिए 10 किलोमीटर से भी अधिक पैदल चलना पड़ता है। इससे उन्हें क्या होता है? गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं झेलना पड़ती है। काम का समय कम होने की वजह से वो क्या होती है, बच्चों की उन्हें उपेक्षा करनी पड़ती है। कभी कभी क्या होता है, इसके गंभीर परिणाम भी हो सकते हैं और सामाजिक दुष्परिणाम भी। तो वन की कटाई के परोक्ष परिणाम, जैसे अब यहाँ पर हम देखेंगे कौन कौन से वो दुष्परिणाम हैं। तो सूखा और बाढ़ भी गरीब तबके को अधिक क्या कर रही है? प्रभावित कर रही है। और इस स्थिति में अगर देखा जाए तो गरीबी पर्यावरण निम्नीकरण का सीधा परिणाम है। अब भारतीय उपमहाद्वीप में वन और वन्य जीवन मानव जीवन के लिए बहुत कल्याणकारी है। और हो क्या रहा है कि यही वनों को मानव ही क्या कर रहा है? नष्ट कर रहा है। तो इसलिए यह आवश्यक है कि वन और वन्य जीवन के संरक्षण के लिए सही नीति अपनाई जाए। अब हम पढ़ेंगे उन नीतियों के बारे में जो नीतियाँ भारत सरकार द्वारा वनों को बचाने के लिए और वन्य जीवन को संरक्षण प्रदान करने के लिए बनाई गई है। तो वन्य जीवन और वनों में तेज गति से हो रहे ह्रास के कारण इनका संरक्षण बहुत ही आवश्यक हो गया है। इसके अलावा हमें वनों और वन्य जीवन का संरक्षण करना अति आवश्यक है, क्योंकि अगर ये हमारी क्या है? प्राकृतिक संपदा है और इसे बचाना सबसे महत्वपूर्ण हमारा कर्तव्य है। तो संरक्षण से पारिस्थितिक विविधता बनी रहती है। ये तो हम सभी जानते हैं, हम इसके बारे में पढ़ भी चुके हैं कि हमारा जो जीवन है वो साध्य संसाधन, कौन कौन से संसाधन? जल, वायु और मृदा, ये तीनों से बने रहते हैं। अब यह विभिन्न जातियों में बेहतर जनन के लिए वनस्पति और पशुओं में जीन्स विविधताओं को संरक्षित करती है। उदाहरण के तौर पर अगर देखा जाए, जैसे कृषि, अब कृषि में भी अभी पारंपरिक फसलों पर निर्भर है। इसके अलावा जलीय जैव विविधता मोटे तौर पर जैसे मछली पालन बनाए रखने पर भी निर्भर है। अब कुछ दशकों के दौरान देखा गया, वो दशक कौन से थे? 1960 से 1970 के बीच का जो दशक था, उस दौरान क्या हुआ? पर्यावरण संरक्षकों ने राष्ट्रीय वन्य जीवन सुरक्षा कार्यक्रम की पुरजोर मांग की। फिर भारतीय वन्य जीवन यानी रक्षण अधिनियम 1972
में लागू किया गया। कब लागू किया गया था ये अधिनियम? 1972 में, जिसमें वन्य जीवों के आवास और उनके रक्षण में अनेक प्रावधान रखे गए थे और सारे भारत में रक्षित जातियों की सूची भी प्रकाशित की गई थी। यानी कौन कौन सी जातियों को बचाया जाए और किन जातियों की लुप्त होने पर जो धीरे धीरे क्या हो रही हैं, कुछ जातियाँ पूरी तरह से लुप्त हो जा रही हैं। उनके बारे में सिर्फ किताबों तक ही हम पढ़ सकते हैं या कहानियों में उनके बारे में सुन सकते हैं। तो इन सब की क्या जारी की गई? उस समय सूची जारी की गई। इस कार्यक्रम के तहत बची हुई संकटग्रस्त जातियों के बचाव पर और उनके शिकार पर प्रतिबंध और वन्य जीव आवासों का कानूनी रक्षण, इसके अलावा जंगली जीवों के व्यापार पर रोक लगाने आदि पर बल दिया गया। इसके बाद केंद्रीय सरकार और अन्य कई राज्य सरकारों ने राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव पशु विहार स्थापित किए। राष्ट्रीय उद्यान जहाँ पर जो पशु और पक्षी है वो आराम से, आसानी से, आज़ादी से खुले में विचरण कर सकते हैं, रह सकते हैं। उन्हें यहाँ पर पूरी सुविधाएं प्रदान होती है और ये किसके द्वारा बनाए गए? केंद्रीय सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा अलग अलग राज्यों में इसको स्थापित किया गया, जिनके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। केंद्रीय सरकार ने कई परियोजनाओं की भी घोषणा की, जिनका उद्देश्य क्या था कि गंभीर खतरे में जो भी वन्य प्राणी हैं उनको रक्षण प्रदान किया जाए। अब इनमें कुछ ऐसी जातियां हैं जिनके बारे में सिर्फ हमने सुना है या उनके सिर्फ चित्र ही देखे हैं। जैसे प्राणियों में बाघ, एक सींग, जैसे बाघों के बारे में हमने पढ़ा था कि बाघ भी क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे इनकी भी संख्या कम हो रही है। एक सींग वाला गेंडा, कश्मीरी हिरण, हंगुल और 3 प्रकार के मगरमच्छ। अब वो 3 प्रकार के मगरमच्छ कौन कौन से हैं? एक तो है स्वच्छ जल मगरमच्छ, दूसरा है लवणीय जल मगरमच्छ और तीसरा है घड़ियाल। यहाँ पर इनके पिक्चर भी दिए हैं आपकी पुस्तक में पेज नंबर 21 पर। ये कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, जिसमें एक जो फर्स्ट पिक्चर दिया है, पहला चित्र दिया है वो गेंडे का है और दूसरा किसका है? हिरणों के झुंड का है। इसके अलावा घड़ियाल के अलावा और क्या है? एशियाई शेर, इसके बारे में भी हमने इसके पहले वाली वीडियो में पढ़ा था। और इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे प्राणी हैं जो धीरे धीरे जिनकी संख्या क्या हो रही है? कम हो रही है। कुछ समय पहले भारतीय हाथी, काला हिरण, चिंकारा, भारतीय गोडावन और हिम तेंदुओं आदि के शिकार पर और उनके व्यापार पर पूरी तरह से क्या लगा दिया गया? प्रतिबंध लगा दिया गया, उन्हें कानूनी रक्षण दिया गया। अब आगे की वीडियो में हम बाघ परियोजना पढ़ेंगे। यहाँ तक आपको इस पाठ को पढ़ना है।